नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त ये हेडलाइंस पर। संसद का मानसून सत्र, दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में पेश और चर्चा के लिए वित्त संबंधी अहम विधेयक सूचीबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा, आज रेल मार्ग से भुवनेश्वर से पहुंचेंगी बरहमपुर। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी सम्मिलित। पश्चिम एशिया में जारी कूटनीतिक प्रयासों को फिर झटका। ईरान पर सख्त हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा ईरान झूठे दावे कर रहा है, नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार। स्यूटा में अवैध आप्रवासन पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ की आपातकालीन बैठक। ईयू के सदस्य देशों ने की है कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की मांग। पूर्वोत्तर और उसे सटे पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, एक व्यक्ति की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में गोल्डन पंच से धूम मचाने वाले भारतीय बॉक्सरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। मुक्केबाजों ने एक स्वर में कहा, अगला लक्ष्य एशियन गेम से पदक लाना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। विधेयक के माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम 2025 और साथ ही वित्त अधिनियम 2026 और संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 और बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल किया गया है। साथ ही लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज एक विधेयक चर्चा और विचार के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की जाएगी। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक के माध्यम से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव होंगे। इसमें प्रस्ताव है कि 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन से पहले दस्तावेजों के सत्यापन की अनिवार्यता, देरी से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क, समय पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराया। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जबकि राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। दोनों विधेयकों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था और एमएसएमई क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके अलावा 2 अन्य बिल भी आज संसद में पेश किए गए। हालांकि मानसून सत्र में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन सरकार का फोकस विधायी कामकाज पर नजर आ रहा है। के तीसरे सप्ताह में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को कामयाबी हाथ लगी। लोकसभा से पारित सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या
33 से बढ़ाकर 37 किए जाने का प्रावधान इस विधेयक में है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। सरकार का कहना है कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम जरूरी था, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ सके। प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से समयानुकूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा से पारित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 में एमएसएमई क्षेत्र को आसान और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया गया है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान है एमएसएमई की परिभाषा तय करने के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय कर सकेगी। एमएसएमई के लिए डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भुगतान विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता और समयबद्ध प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। कुछ प्रक्रियाओं का अपराधीकरण हटाकर दंड व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। कारोबार सुगम बनाने और छोटे उद्योगों को वित्तीय और कानूनी राहत देने पर विशेष जोर दिया गया है। इस बिल के माध्यम से स्पष्ट है कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान करने में सुगमता और नियमों का अनुपालन करने में बढ़ावा देना है। इससे पहले लोकसभा में बैंकर्स बुक साक्ष्य विधेयक 2026 और भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 को भी चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश किया गया। सरकार जहां विधायी कार्यों को आगे बढ़ाती दिख रही है, वहीं विपक्ष विधेयकों पर चर्चा और पारित कराने में रचनात्मक सहयोग की जगह लगातार सदन को बाधित कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते में सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वो शोर शराबे के बीच ही विधेयकों को पारित कराना शुरू कर चुकी है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा कर सदन में अवरोध पैदा करने से बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा सत्ता पक्ष की ये मजबूरी है कि वो लटके पड़े विधायी कार्यों को अंतिम रूप देने की कोशिश करें। कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी अनुज यादव, ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से हटाए जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति ने सख्त रुख अपनाया है। संसदीय समिति की सोमवार को हुई बैठक में समिति के कई सदस्यों ने मेटा के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। इस दौरान मेटा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से हटाए जाने का जिक्र करते हुए इसके लिए माफी भी मांगी। मेटा के अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण पीएम मोदी का वीडियो अनजाने में डिलीट हो गया था, लेकिन समिति के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। समिति के सदस्यों ने कहा कि मामला सिर्फ माफी मांगने का नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरी जवाबदेही तय करने का है। बैठक में सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए वीडियो हटाने के जिम्मेदार मेटा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी रखी है। इस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। आईटी संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के वीडियो हटाने के मामले में मेटा चीफ मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी चाहिए। उनका जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है, और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा। तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
और कर्नाटक में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के हंगामे के साथ ही राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के विवादित बयान से मामला और भी गर्मा गया है। इस मामले में विपक्ष द्वारा इस्तीफा मांगे जाने पर प्रियांक खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पहले उम्मीदवारों को 25 दिन की भूख हड़ताल करने दें, उन पर लाठीचार्ज होने दें और फिर मैं इस्तीफा दूंगा। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. भाजपा ने प्रियांक खड़गे के इस बयान की कड़ी आलोचना की और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि छात्रों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आ गया है। उन्होंने कर्नाटक में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रियांक खड़गे जी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है और छात्रों को आगाह करती है कि ये वास्तविकता में आपके हितों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसका असली चेहरा क्या है। और कर्नाटक में इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी ऊपर कार्रवाई करके कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर राज्य की राजधानी रांची रण क्षेत्र बनी हुई है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। रांची की सड़कों पर उतरा युवाओं का ये सैलाब किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि राज्य के उन होनहारों का है जिनके सपनों पर सिस्टम की ढिलाई और भ्रष्टाचार ने पानी फेर दिया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए छात्र कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वे सड़कों से नहीं हटेंगे और आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भुवनेश्वर से बरहमपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी और तप्त पानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। दौरे के पहले दिन कल राष्ट्रपति ने कटक में जगदल गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित एट होम रिसेप्शन के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC की डिप्टी डायरेक्टर जयलक्ष्मी L को विशेष निमंत्रण मिला है। उन्होंने इसे अपने जीवन का गर्व और सम्मान का पल बताते हुए कहा कि ये सम्मान स्वदेशी विक्रम प्रोसेसर और अंतरिक्ष मिशनों के लिए विकसित कंप्यूटर आधारित नॉलेज सिस्टम में उनके योगदान का परिणाम है। जयलक्ष्मी L ने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी पूरी टीम BSSC के चेयरमैन और निदेशक को देते हुए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया।
It's really a proud moment for me receiving an invitation from Honorable President of India to take part in the at-home reception program organized at Rashtrapati Bhavan on 15th August 2026. I think this honor is bestowed on me considering the contributions towards the development of an indigenous processor, Vikram, and the realization of a computer based on it, which is used in all ISRO launch vehicle missions. First of all, let me thank all team members who contributed towards these achievements. Also, I thank respected Chairman ISRO and Director VSSC who gave opportunities for me to contribute in this field. Once again, I sincerely thank for this prestigious invitation and looking forward for participating in this function on the eve of August 15 at Rashtrapati Bhavan. लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले व पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण की जनगणना पूरी होने के बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। जनगणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक स्वयं गणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा। देश के बाकी हिस्सों के लिए जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष शुरू होने की संभावना है। इस बार जनगणना के दौरान जाति से संबंधित विवरण भी एकत्र किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया होगी। और लखनऊ में आयोजित हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स देशों के NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक का अंतिम दिन है। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों के NSO प्रमुख भाग ले रहे हैं। इस बैठक में सदस्य देशों के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, आधिकारिक सांख्यिकी और नवाचार और डेटा प्रसार में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रही बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सदस्य देश सांख्यिकी प्रकाशनों और सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान में सहयोग को मजबूत करने के लिए इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और वहीं ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। 2 दिवसीय यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून परिवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त सदस्य देश संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पर भ्रष्टाचार से निपटने, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में संशोधन किया है। नई दरें 3 अगस्त से लागू हो गई हैं। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों की समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है। 3 अगस्त से लागू नई दरों के तहत पेट्रोल निर्यात पर शुल्क 2.5 रुपए से बढ़ाकर 3.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 15.5 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये फैसला सरकार की नियमित पखवाड़ा समीक्षा के तहत लिया गया है, जिसमें वैश्विक कच्चे तेल और रिफाइंड फ्यूल की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। इस बदलाव का असर मुख्य रूप से निर्यात करने वाली रिफाइनिंग कंपनियों पर पड़ेगा। घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने कई नामी कंपनियों पर कार्रवाई की है। FSSAI ने डाबर इंडिया के कई उत्पादों को 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध लगा दिया है। इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा FSSAI ने त्रिपुरा की मात्रे ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जबकि पंजाब के मोहाली स्थित नोबल हेल्थ केयर के उत्पाद विनोलेक्स फोर्टे के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। FSSAI के अनुसार जांच में उत्पाद में ऐसे तत्व पाए गए जो मौजूदा खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुरूप नहीं हैं। साथ ही इसकी लेबलिंग और प्रचार को भी भ्रामक बताया गया। नियामक संस्था ने कहा कि ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खाद्य क्षेत्र में निगरानी और सख्त परिवर्तन आगे भी जारी रहेगा। देश के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में अगले 7 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है। असम में बाढ़ का संकट अभी भी बरकरार है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, जबकि 7 जिलों के 1.28 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 75,000 परिवारों को 15,000 रुपए प्रति परिवार की अंतरिम सहायता DBT के जरिए जारी करने की जानकारी दी। वहीं मौसम विभाग ने असम और मेघालय के लिए भी अचानक बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा के 5 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड का मध्यम से उच्च स्तर का खतरा जताया गया है। राज्य के 22 जिले और 8.63 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रभावित लोगों के लिए 110 करोड़ रुपए के शुरुआती राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रशासन नुकसान का सर्वे कर राहत और पुनर्वास का काम तेज कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं 6 अगस्त तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, जिसका असर दिल्ली NCR में भी दिखाई दे रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में अब तक सामान्य से 29% कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन अगले 4 से 5 दिन में मानसून के सक्रिय होने और व्यापक बारिश की उम्मीद है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से कुपवाड़ा में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कई इलाकों में सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। केरल में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जहां मुख्यमंत्री के अनुसार बारिश से जुड़ी घटनाओं में 15 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग लापता हैं और 316 राहत शिविरों में 11,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। तमिलनाडु के 6 जिलों और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भी भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते अलर्ट जारी है, जबकि दक्षिण कन्नड़ के कई इलाकों में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। और ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वे अमेरिका नहीं बल्कि ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि जलडमरू मध्य की मौजूदा स्थिति अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। उन्होंने अमेरिका के साथ किसी नई वार्ता की खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।
यूरोप में माइग्रेशन संकट को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्पेन के सियोटा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने के बाद यूरोपीय संघ ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। मोरक्को से करीब 60,000 प्रवासियों की सीमा पार करने के बाद 22 सदस्य देशों ने बाहरी सीमाओं पर सख्त नियंत्रण की मांग की है। इस मुद्दे पर स्पेन और कुछ सदस्य देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन व्यवस्था निलंबित कर दी है, जिसका फिनलैंड और डेनमार्क ने समर्थन किया है। और खेल की खबरों में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में अपने नाम की धूम मचाने वाले भारतीय मुक्केबाजी दल का मंगलवार तड़के सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत देखने को मिला। ढोल, नगाड़े और मालाओं से भारतीय पदकवीरों का स्वागत हुआ। भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। वहीं जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे का भी भव्य स्वागत देखने को मिला। अस्मिता डे ने भरोसा जताया कि वे आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करती रहेंगी। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के जिस्पा में आयोजित 2 दिवसीय लाहौल फेस्टिवल का धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उल्लास के साथ समापन हो गया। समापन दिवस पर तिब्बती धर्मगुरु छोगन रिम्पोछे की उपस्थिति में छेवांग छिटू वाग धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर विश्व शांति, सुख, समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।